नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज का टॉपिक है हिंदी की रूप रचना, जो कि इकाई 1 के हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत आती है। तो हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत हम लिंग, वचन और कारक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सभी और संज्ञा, ये सभी जो टॉपिक हैं ये एक क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल बात करेंगे लिंग, वचन और कारक से संबंधित, जो कि हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत करते हैं हिंदी की रूप रचना। तो हिंदी की रूप रचना से क्या अभिप्राय है कि शब्दों के बाहरी व आंतरिक स्वरूप आदि के ज्ञान से। प्रतिमा जी हेलो, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो शब्दों के बाहरी व आंतरिक स्वरूप आदि के ज्ञान से इसका तात्पर्य है। जो भी हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत यही आशय है कि जो इसमें इसकी आंतरिक स्वरूप है और बाह्य स्वरूप है, उन दोनों का ही ज्ञान। तो इसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि सभी आते हैं। प्रतिमा जी मैं बहुत अच्छी हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। तो आज हम बात करेंगे लिंग। तो देखते हैं लिंग की परिभाषा क्या है। वैसे तो हम ये टॉपिक फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। नीलम जी गुड इवनिंग। तो इसमें ये सभी परिचित होंगे। वैसे तो लिंग, वचन और कारक से ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये अगर नेट के सिलेबस में दिए गए हैं तो हमें उससे डिस्कस करना बनता है एक बार। तो जो इसमें आज केवल हम लिंग, वचन और कारक से संबंधित ये आज का टॉपिक रहेगा। तो पिछली बार एक वाक्यों से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था कि संयुक्त या कुछ ऐसे करके था कि मिश्र वाक्य है, कौन सा वाक्य, वाक्य दिया गया था तो उसमें आपको पहचानना था कि किस प्रकार का वाक्य है। तो इसलिए हमें हिंदी की रूप रचना भी छोड़ के नहीं चलनी है। तो लिंग की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो उसे लिंग। इसके दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बिल्कुल ये एकदम। तो इसमें लिंग के दो प्रकार होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किसे कहते हैं? जिन संज्ञा से यथार्थ है उसे पुल्लिंग। लड़का हो गया, लड़का, घोड़ा, पेड़ और नगर। तो इन सभी को जिसे बोध हो भी लिंग कहलाएंगे। और स्त्रीलिंग में जो यानी शब्दों का अर्थ या स्त्रीत्व का बोध, वो सभी जो हमें स्त्री के आधार पर जो इसका पता चले, जैसे लड़की हो गया, लता, पुरी और देवी, गायिका। तो ये सभी जो हैं ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो हिंदी में जो लिंग से संबंधित है वो 3 शब्द हैं। पहले जो जात के हैं और दूसरे जो शारीरिक लक्षणों से ही स्त्री जात के हैं, और तीसरे जिसमें पुरुष या स्त्री जैसे कुछ नहीं है, जैसे हो गया आपका पहाड़, नदी, कंकड़, पुस्तक। 3 प्रकार देखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और इसकी पहचान करना कैसे की जा सकती है। तो शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं कि संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द हिंदी में पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, तो उसमें जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वो हिंदी में दोनों ही पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही, और लेकिन जो स्त्रीलिंग है वो केवल स्त्रीलिंग होंगे इसमें। और जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, वा, ना प्रत्यय हो तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये कुछ इन्हें पहचानने के कुछ तरीके हैं जिनसे आप इनको पहचान आसानी से कर सकते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट आदि प्रत्यय हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जिनके में आई हो या फिर
वट हो, हट हो, तो ये सभी जो शब्द हैं इनसे आप पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग। और कुछ जो उभयलिंगी होते हैं वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं और नदियों, पर्वतों, नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। और संस्कृत के जो उकारांत और अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और द्रव्यवाचक शब्द प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। और भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग में होता है। कहीं पे किसी की भी भाषा हो गई, बोली हो गई या लिपि, तो जो ये सभी जो हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। और कुछ प्राणीवाचक शब्द जो हैं पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का ही बोध कराते हैं। जैसे कि आपको अब उभयलिंगी से कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिनसे हमें दोनों रूपों में प्रचलित होते हैं। जैसे आपका हो गया डॉक्टर और अध्यापक, और तो अध्यापक में तो अध्यापक और अध्यापिका दोनों ही हो जाते हैं। तो मंत्री, राष्ट्रपति, तो ये सब जो है उभयलिंगी की पहचान कैसे हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पता चला है कि ये यहाँ पे जो डॉक्टर जो हैं वो पुल्लिंग है। और अगर कहा जाए कि डॉक्टर आ चुकी हैं, तो यहाँ पे हम पहचान क्रिया के आधार पर करते हैं कि जो उभयलिंगी शब्द होते हैं तो उसमें हम लिंग की पहचान क्रिया के आधार पर करते हैं। जैसे कहा गया डॉक्टर आ चुकी हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग हुआ है। जो क्रिया जो थी वो उससे वो जो दिख रहा है, जो पता चल रहा है, वो यही है, पहचान हो रही है कि ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में देशों के नाम आते हैं, पर्वतों के नाम आते हैं, अनाजों के नाम आते हैं और पेड़ों, धातुओं और ग्रहों के नाम आते हैं। जैसे और जो स्त्रीलिंग है उसमें बाकी नदियों के कुछ नाम आएंगे। जैसे हो गया रावी, गंगा, कावेरी। और लिपि के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी जो है। और भाषाओं के नाम मराठी, गुजराती, मद्रासी। और जैसे इकारांत शब्द जो होते हैं जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी, ये सभी जो हैं ये स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इसमें कुछ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दही हो गया, घी हो गया, पानी और मोती। तो ये कुछ कुछ शब्द हैं जो अपवाद के रूप में भी होते हैं। अब बात करते हैं वचन। तो वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे हमें बोध हो कि ये उसकी संख्या कितनी है। तो वचन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन और दो वचन, बहुवचन सॉरी। तो ये संस्कृत में घुस गई मैं। तो एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं एक वचन, एक के शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो, एक का जो बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, ये सब। और बहुवचन शब्द कहते हैं शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का शब्द हो गया, जैसे लड़के हो गया, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े हो गया। तो घोड़ा होगा तो एक वचन है, और अगर घोड़े कहा गया है तो इसका अर्थ है कि बहुवचन है। तो ये कुछ तो जो एक वचन और बहुवचन जो है वो आपको पता कराते हैं कि कितनी संख्या है। और एक वचन के भी कुछ नियम है कि विभक्त रहित शब्द एक वचन होते हैं, इसमें विभक्त नहीं होते हैं। और प्रत्येक हर एक आदि शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। कहीं एक बार कुछ नेट का जब रिवीजन कर रहे थे या टीजीटी का शायद रिवीजन कर रहे थे, जिसमें एक कुछ आ गया था कि ये प्रत्येक शब्द जो है, नमस्कार रूपेश जी, तो जिसमें आ गया था कि प्रत्येक शब्द जो है ये एक वचन है या बहुवचन है। तो ये बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा कि प्रत्येक जो है वो एक वचन है और हर एक जो है ये भी एक वचन है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं या द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो जैसे अभी संज्ञाएं तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, संज्ञाएं हम कल करेंगे। आज हम केवल लिंग, वचन और कारक से ही
जो कारक को ही डिस्कस करेंगे, तो जब हम संज्ञाएं करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। वैसे सभी को वैसे आता ही होगा ये टॉपिक। तो अकारांत विशेषण तथा मैं, मुझे, तेरा, वह, यह, उसका, कौन, कब, किसका आदि सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जो मैं, मुझे, तेरा, वह, यह, उसका, कौन, कब, किसका, ये जो सभी शब्द हैं ये सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द हैं ये सभी सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और वर्षा, दूध, जनता, पानी, आग, पुलिस और भीड़ आदि शब्द एक वचन में होते हैं। ये सभी जो शब्द हैं वर्षा, दूध, जनता और पानी, आग, पुलिस, भीड़, ये सभी एक वचन में होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ बहुवचन के नियम। अभी एक वचन के नियम थे, अब ये बहुवचन के हैं। तो विकारी शब्द बहुवचनीय होते हैं जो, और जन, वृंद, वर्ग, गण आदि शब्द जिनके अंत में आते हैं वे बहुवचन होते हैं। ये पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, तो ये बहुवचन होते हैं। और संख्या या मात्रा का बोध कराने पर भाववाचक संख्याएं बहुवचनीय हो जाती हैं। तो जो जब हमें संख्या का या मात्रा का बोध कराते हैं, जहाँ पर जो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो बहुवचन हो जाती हैं। तो और चौथा पॉइंट है कि या, ओ, ए आदि से युक्त शब्द बहुवचन होते हैं, जिनके पीछे ये लगते हैं वो बहुवचन होते हैं। तो जैसे लड़कियां हो गया और बालकों, गायें, तो ये सब जो है बहुवचन होंगे। और लोग, दर्शन, प्रजा, रोम, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कुछ है एक वचन और बहुवचन की जो विशेषताएं होंगी वो। और आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और जैसे अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर कहीं कहीं हम जो शब्द है उसका उस बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे लिए खाना लाओ। अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए। तो ये कुछ अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अब बात करते हैं कारक। तो कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। और कारक विभिन्न संज्ञाओं, सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। तो कारक वो है जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। और जैसे एक सेंटेंस है कि राम ने सीता को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। तो अभी इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें देखो, इसमें ने जो है वो कारक है, वहाँ पे कर्ता कारक है और विभक्ति है ने, और कोल है विभक्ति, और के लिए है, और से। यहाँ पे 4 विभक्तियां प्रयोग की गई हैं। जैसे ये सब, और जो ये कारक यहाँ पे होंगे कौन कौन से होंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ये जो भी है संज्ञा और सर्वनामों को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। तो कारक के प्रकार कौन से हैं? कारक हिंदी में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। कौन कौन से चिन्ह होते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्त कहते हैं। तो विभक्त उन्हीं के कहते हैं जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्त चिन्ह जो देखें कौन कौन से हैं। कारक के भेद पहले देख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये 8 कारक होते हैं जिनकी विभक्तियां कुछ इस प्रकार होंगी। कर्ता ने या कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या साथ या के कारण, और संप्रदान में आएगा के लिए, को, के, और अपादान से एक अलग होने के लिए। अपादान जो इसी तरीके से याद करा जाए तो ज़्यादा सही है, अपादान से। और संबंध
का, की, के, अधिकरण में और पर, और संबोधन में आएगा हे, अरे, ओ। अभी हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि कर्ता कारक क्या है। सभी कारक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करते हैं उसको कर्ता कहते हैं, और बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। तो क्रिया को जो भी करने वाला होता है, ये कार्य का बताया जा रहा है यहाँ पे, तो वहां पर कर्ता कारक होता है, और वहां पे उसकी विभक्ति जो है या परसर्ग आप कहें तो वहां पे जो इसकी कर्ता कारक की विभक्ति है वो ने है या फिर या। तो और उदाहरण इसका एक दिया गया है कि राम ने गीत गाया। तो यहाँ पे जो ने है ये विभक्ति है, ने से ही हमें पता चला है कि यहाँ पे कर्ता कारक है। और अब बात करते हैं कर्म कारक। तो क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो जिसमें क्रिया का जो भी प्रभाव है वो या फल जो है वो संज्ञा सर्वनाम पे पड़े। जैसे रजनी ढोलक बजा रही है, तो रजनी क्या बजा रही है? ढोलक को। भले ही यहाँ पे को नहीं लगा है इसीलिए मैंने ऐसा ये प्रयोग किया है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस समझना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रजनी ढोलक को बजा रही है। तो और यहाँ पे परसर्ग होगा को। तो हमें कई बार ऐसे नहीं होना कि ये सेंटेंस में तो कहीं है ही नहीं कुछ, इसमें समझना पड़ेगा बोल के। और करण कारक, तो जैसे आपको अगर पहचान करनी हो कि कर्म की पहचान करनी है तो आप ये ऐसे लगा सकते हो कि क्रिया के साथ हम लगा सकते हैं क्या कर रही है या किसे। तो रजनी किसे बजा रही थी? ढोलक को। या रजनी क्या बजा रही थी? ढोलक को। तो हमें इस तरह से इसको पता लगा सकते हैं। अब करण कारक की बात करें तो करण कारक का अर्थ होता है साधन। तो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। और इसके लिए विभक्ति और परसर्ग जो है वो है शे या के द्वारा। तो और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि उसने पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ पे अगर करण कारक होगा तो वहां उसका हम पढ़ के देख सकते हैं। जहाँ पे शे होगा तो वहां जो शे विभक्ति होगी वो करण कारक के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे से, के, द्वारा, तो और साथ या के कारण, यहाँ पे जिस साधन से क्रिया हो, तो वहां पे तो किस साधन से क्रिया हो रही है कि पेंसिल से। तो और जैसे उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, तो किस कारक के द्वारा? पत्र के द्वारा। तो ये सब जो है करण कारक के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं संप्रदान कारक। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके परसर्ग होंगे के लिए या को या के हेतु या के वास्ते। तो उदाहरण इसका है पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता है। तो यहाँ पे पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है। और जैसे यहाँ पे को भी होता है, के लिए भी होता है। यहाँ पे आप परसर्ग में कुछ ऐड कर सकते हैं कि को, के लिए, के हेतु या के वास्ते। तो यहाँ पे बाबू ने भिखारी को 10 रुपए दिए, तो यहाँ पे को जो है वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे अपादान कारक। तो अपादान का अलगाव के भाव को प्रकट करता है। तो अपादान कारक जो है इससे साफ यही पता होगा कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हों उसे अपादान कारक कहते हैं। तो एक इसकी जो विभक्ति है तो वो है से, लेकिन इसमें एक हम अलग से एक चीज ध्यान रखें कि अलग होने के लिए। तो एक इसी तरह से याद किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि से अलग होने के लिए। तो यानी किसी चीज से अलग होने के लिए मोहन
छत से कूद पड़ा। तो यहाँ पे छत से अलग हो रहा है, अलगाव की बात हो रही है, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये यहाँ पे अपादान कारक होगा। और अब बात करते हैं संबंध कारक। तो जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए वहां संबंध कारक होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो जहां अन्य के साथ इसका संबंध प्रकट किया जाए अन्य वाक्य के साथ, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का जो संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो जहाँ पे संबंध प्रकट किया जाए वहां संबंध कारक होता है। और इसका जो प्रसर्ग है वो का, की, के। जैसे राम मोहन का मित्र है, तो जो संज्ञा है उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट किया गया है। तो एक हो सकता है सेंटेंस जैसे हमने पढ़ा कि संबंध कारक में पढ़ लें, यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक मेरी है, मैं अपना काम करती हूँ। तो इस तरह के कुछ शब्द होंगे जो का, की, के या रे, री, ना, ने, नी, तो ये सभी जो संबंध पता चले जिनसे वो संबंध कारक के अंतर्गत आएंगे। और अब बात करते हैं अधिकरण कारक। तो क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। यानी इसके परसर्ग जो है में, पे, पर हैं। और जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो क्रिया के जो स्थान पर स्थान और काल को बताने वाला जो कारक होते हैं वो अधिकरण कारक होता है। तो चिड़िया कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर। तो कुछ हमें जहाँ पे पर शब्द होगा वहां पे खासकर पता करना है वो अधिकरण कारक होगा। और जैसे अपादान कारक समझ में नहीं आया। अपादान कारक अपादान से अलग होने के लिए जो होता है किसी चीज से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, एक में बिल्कुल सिंपल से ये जो होता है कि हमें बिल्कुल फर्स्ट में तो नहीं, शायद 5th 6th में याद कराया होगा कि पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो इसलिए वहां पे अपादान कारक है। और जैसे मोहन छत से कूदा, तो वो वहां से अलगाव का जो भाव आता है, बिल्कुल किसी चीज से अलग होने का एकदम से। तो मोहन कहाँ से कूद रहा है, छत से, तो छत से बिल्कुल वो अलग हुआ है, दूर हुआ है, तो वहां पे अलगाव का जो भाग है, भाव जो आ रहा है वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। तो अगर आई होप समझ में आ गया होगा रुपये जी। अब तो किस चीज से बिल्कुल अलग होने के लिए आपको पता चले, जैसे कि यमुना गंगोत्री से निकलती है बिल्कुल, तो यमुना जो है वो गंगोत्री से अलग हो रही है, वहां पे यमुनोत्री से निकलती है। और वह कल ही दिल्ली से लौटा है, तो आप एक तरह से जो अपादान कारक का जो परसर्ग है उसको ध्यान रख भी सकते हैं। ओके, धन्यवाद रुपेश जी, समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे कहाँ पे थे, अधिकरण कारक। तो क्रिया के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। तो इसमें में, पे, पर जो होगा वहां पे अधिकरण कारक होता है। चिड़िया कहाँ पर बैठी है, पेड़ पर, तो जो पर जो परसर्ग है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। और जैसे सिंह वन में रहता है, तो वहां पे में प्रयोग हुआ है, तो यानी यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। यहाँ पे या तो स्थान बताया जा रहा हो या काल बताया जा रहा है कि गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, तो यहाँ पे काल बताया जा रहा है कि समय बताया जा रहा है कि मैं शाम को आऊंगा, और या परीक्षा मार्च में होंगी। तो इस तरह से जो प्रयोग होता है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है कि क्रिया के होने का जो स्थान बताए या फिर काल बताए, वहां पर अधिकरण कारक होता है। और अब बात करते हैं संबोधन कारक। तो संज्ञा के स्थान पर किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसके परसर्ग होंगे हे, ओ, अरे, और भी परसर्ग हो सकते हैं। और इसका तो उदाहरण समझ लेते हैं कि
अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। तो मुख्य रूप से कि किसी को संबोधित किया जाए तो वहां संबोधन कारक होता है। किसी को बुलाया जाए, किसी को सुनाया जाए या सावधान किया जाए कि देवियों और सज्जनों, जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देवियों और सज्जनों जो होगा वो किसी को संबोधित किया जा रहा है, या फिर हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए। तो कुछ इस तरह से जो संबोधन किया जाता है, पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, वो संबोधन कारक वहां पे होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक सभी। तो लिंग, वचन और कारक से संबंधित है जो। तो अगर किसी कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो और कल हम बात करेंगे जो हिंदी की रूप रचना से संबंधित, और जो टॉपिक 4 रह गए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसमें जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि संज्ञा के भेद होंगे, सर्वनाम के भेद होंगे,